डीए क्या मिलेगा आर्थिक संकट के बीच? हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन खजाना तो लगभग खाली है ही। आपका क्या मानना है, क्या डीए दिवाली पर मिलेगा? वो 4% होती है या 5% होती है। महंगाई के हिसाब से मुझे लगता है कि भारत सरकार 5% डीए देगा। अगर 4 भी देता है तो हमारा 12-16% डीए जो हमारा पेंडिंग हो जाएगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि आधा डीए तो हमारा जो है दिवाली के एवज में हिमाचल सरकार जो है उसको मुहैया करे। और अभी हमने जो डिमांड चार्टर मुख्यमंत्री को दिया, जब ये सारा गतिरोध पैदा हुआ था, तो हमने एक ही बात उसमें कही, देखिए परिस्थितियां जो सरकार की और स्टेट की है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम आपकी बात को, मुख्यमंत्री की बात को, सरकार की बात को भी हम रखेंगे, उसको भी हम लोगों तक उसको, उस सहमति को भी लेके जाएंगे। पर लेकिन कर्मचारी आज चाहता क्या है, वो डीए ही चाहता। संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, इसमें सारे ही अपने डिपार्टमेंट्स के, अपने जो संगठन के मुखिया है, चुने हुए पदाधिकारी है, प्रधान जनशक्ति है। हमने इसमें कोई ऐसे नहीं कोई एरा गेरा नतू गेरा खड़े करके इसको संगठन को शेप दी है। इसमें सारे इलेक्टेड डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए पदाधिकारी है। तो असली और नकली को कहना तो बड़ी बात की बात है। और दूसरी बात कहते हैं कि भी कौन असली है, असली वो होगा जिसको एफिलिएशन मिलेगी। आपके परिप्रेक्ष्य में आम जो भाषा होती है कि जिसको महासंघ सरकार की मान्यता मिलेगी, वो असली जगह को डैमेज करने की कोशिश की थी, और उसके लिए हम सरासर दोषी जो तत्कालीन एमडी बिजली बोर्ड में थे उनको मानते हैं। आज आप देखेंगे बिजली बोर्ड को 4 परियोजनाएं दी गई थी, और 4 परियोजनाओं का काम उसने पहले पीसीएल को सौंपा, फिर टेक्निकली वापस करना पड़ा, और उससे लगभग 580 करोड़ का जो ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता, उसका नुकसान था। आज जो परियोजना बिजली बोर्ड शुरू कर रहा है, लेकिन जो 1.5 साल का डैमेज है, नुकसान है, लॉस है स्टेट को, बिजली बोर्ड को, उसकी रिप्लाई कैसे होगी? हम तो कहेंगे, हम मांग भी करेंगे, जो अधिकारी इसके लिए दोषी उसकी रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि तो राज्य का पैसा है। और वहीं यही नहीं, बाकी चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें उसके ऐसे, उनके जो तत्कालीन मैनेजमेंट उनके ऐसे फैसले हैं जिन्होंने बिजली बोर्ड को बहुत नुकसान पहुंचाया, और आज उसकी भरपाई बिजली बोर्ड को करनी पड़ रही है। जो अगर हम हमारा पूरा अनुभव देखें, 2 साल का अनुभव देखें जो वर्तमान सरकार का, तो उसमें खट्टे मीठे दोनों हैं। वो ठीक है, ओपीएस आपके राज्य में मिली है, लेकिन हमें नहीं मिली है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हुई है कि बिजली बोर्ड को, चलो पहले को पेंशन सैलरी मिली है, या बिजली बोर्ड को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए आपने इंडस्ट्री की सब्सिडी खत्म की है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी है जिन्होंने बिजली बोर्ड को बहुत घात पहुँचाया है, तो इन रखना है। नमस्कार, तेज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ रमेश असिंगटा। कर्मचारियों से जुड़े मसले आजकल सुर्खियों में है। खासतौर पर अब समय पर सैलरी आएगी, 1 तारीख कल आने वाली है। 1 तारीख को खाते में सैलरी आ पाती है या नहीं आ पाती है, देखने वाली बात कल की होगी। हालांकि पेंशनरों का भी इंतजार करना पड़ेगा 9 तारीख तक का। पेंशनर ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों की अगर बाद में भी आती तो भी चल पड़ता, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनकी पेंशन तो समय पर आ जाती। ये तो पेंशनरों का कहना है, लेकिन कर्मचारियों से जुड़े मसले, क्या त्वरित इशू है, क्या दिवाली पर डीए मिलेगा, एक बड़ा मुद्दा आर्थिक संकट के बीच। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि वित्तीय अनुशासन की तरफ हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है, कोई आर्थिक संकट नहीं है। बावजूद इसके आर्थिक मामलों को लेकर हिमाचल प्रदेश लगातार चर्चाओं में, न केवल हिमाचल प्रदेश हिमाचल में चर्चाओं में है, इसकी दूर तलक दिल्ली तक इसकी पहुंच है, और चर्चाएं दिल्ली के सत्ता के केंद्र के गलियारों तक इसकी चर्चा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी महासंघ के मुखिया वीरेंद्र चौहान, पेशे से शिक्षक है, हेडमास्टर है, और अपनी बात ये भी बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं, मुद्दों को लगातार उठाते हैं। अभी भी मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई थी। कई मुद्दों पर इनको फटकार भी समय समय पर इनको मिलती है। बात भी सही है, अगर कर्मचारियों को कर्मचारी सियासत से जुड़ना है या कर्मचारियों के मुद्दे सॉल्व करना है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आपको डांट फटकार भी सहन करनी पड़ेगी। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने जिस तरीके से पिछले दिनों आंदोलन किया, और उसमें एक तरह का ठहराव आ गया। हालांकि उनका ये कहना है, महासंघ के अध्यक्ष का ये कहना है कि ना तो झुके हैं, ना तो बिके हैं, ना तो डरे हैं, ये उनका कहना है। इन सब के बीच वीरेंद्र चौहान हमारे साथ है। चौहान साहब, तेज भारत में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का और तेज भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। अब सवाल यहीं से शुरू करते हैं। डीए क्या मिलेगा आर्थिक संकट के बीच? हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन खजाना तो लगभग खाली है ही। आपका क्या मानना है, क्या डीए दिवाली पर मिलेगा? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी सटीक सी बात है। कर्मचारियों को डीए का मतलब है डीएनएस अलाउंस। जिस तरह से प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और टीचर भी हूँ, मैं इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ चीज़ को। जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, उसके हिसाब से डीए का रेट फिक्स होता है, और ये अपने अपनी क्राइटेरिया के लिए तय होता है।
जिस दर से महंगाई बढ़ती है उस दर से यह तय होता है कि कर्मचारियों को उस महंगाई के को उससे उसकी पूर्ति के लिए उस तरह से महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। तो अगर 2022 से कर्मचारी डीए का भुगतान की इंतज़ार कर रहे हैं तो अब मैं तो ये कहूँगा कि उनको अभी उसका इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है। वो इंटरेस्ट ही मिलेगा अगर पहली किस्त उनको मिलती है। तो बिल्कुल डेफिनेटली हमने ये बात मुख्यमंत्री को कही थी और हमारा जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ 2022 में फ्रेम हुआ था और आज ये बहुत वटवृक्ष के रूप में काम कर रहा है। काफ़ी सारे इसके जो एफिलिएट्स इसके साथ आज जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारा मुख्य था पे कमीशन की एनोमली, डीए और एरियर को लेकर ही हम इस चीज़ को लेकर मुख्य रूप से, क्योंकि कर्मचारियों के राइट्स है और ये कर्मचारियों को उनके काम के एवज में मिलने वाली चीज़ें हैं और मिलना भी चाहिए। कर्मचारी को मिलता प्रतिशत डी अब हो गया है? अब अगर सरकार देना भी चाहेगी तो कितना आप उम्मीद कर रहे हैं और कितने प्रतिशत अब दिए? देखिए 12% डीए की किस्त हमारी 3 किस्तें पेंडिंग होगी। चौथी जो भारत सरकार है वो जुलाई के 2024 की जो किस्त है वो अभी जारी होने वाली है, बहुत जल्दी भारत सरकार की जारी होने वाली है। वो 4% होती है या 5% होती है। महंगाई के हिसाब से मुझे लगता है कि भारत सरकार 5% डीए देगा। अगर 4 भी देता है तो हमारा 12-16% डीए जो हमारा पेंडिंग हो जाएगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि आधा डीए तो हमारा जो है दिवाली के एवज में हिमाचल सरकार जो है उसको मुहैया करे। और अभी हमने जो डिमांड चार्टर मुख्यमंत्री को दिया, जब ये सारा गतिरोध पैदा हुआ था तो हमने एक ही बात उसमें कही, देखिए परिस्थितियाँ जो सरकार की और स्टेट की है हम उसके साथ खड़े हैं। हम आपकी बात को, मुख्यमंत्री की बात को, सरकार की बात को भी हम रखेंगे, उसको भी हम लोगों तक उसको उस सहमति को भी लेके जाएंगे। पर लेकिन कर्मचारी आज चाहता क्या है, वो डीए ही चाहता है। तो एरियर की मांग कर रहा है। तो दिवाली तक की हमने कहा था कि हम दिवाली तक की मुहूर्त जो है संयुक्त कर्मचारी महासंघ भी सरकार को देता है। जो परिस्थितियाँ जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है या जिस तरह से वित्त मैनेजमेंट करना चाहते हैं उसमें दिवाली तक तो हम बिल्कुल सब्र कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिवाली तक जो है सरकार 1 या 2 किस्त, हम तो 2 किस्त की मांग करें, कम से कम 1 किस्त तो जरूर उम्मीद है कि देंगे ही देंगे, 100% देंगे। और ऐसा हमारा मानता है। कुछ एरियर की मांग भी हम करें, कुछ न कुछ 50,000, जैसे बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले एक फ्लैट रेट में 50,000 की किस्त दी थी, तो वो किस्त एक हिमाचल सरकार जरूर दे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। दूसरा आपने कहा 2022 में इस महासंघ ये अस्तित्व में आया था। पूर्व सरकार के समय में भी, मौजूदा सरकार के समय में कहा ही जाता है कि महासंघ तो हमेशा ही उंगली टेढ़ी करता है। नहीं, ये एक सोच हो सकती है, लेकिन अगर कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी संगठन के परिप्रेक्ष्य में आपको बात करनी है तो आपको बात तो कर्मचारी की करनी पड़ेगी। वहाँ आप सरकार के स्पोक्समैन तो बन नहीं सकते। आपने देखा होगा पिछली सरकार में कुछ संगठन और कुछ नेता, उसमें शिक्षक नेता थे, कर्मचारी नेता थे, जो सरकार के स्पोक्समैन बने। आज के ढूंढे मिलते हैं वो? क्या कभी आपके पास बाइट देने आए? वो आएंगे किस मुंह से आएंगे? क्या उनके साथ आज 2 लोग खड़े हैं? नहीं होंगे। अगर आप कर्मचारी के हित की बात नहीं करेंगे तो आप आइसोलेट हो जाएंगे, लोग आपको छोड़ देंगे। ये बात हमने मुख्यमंत्री को खुद कही है। तब वो आपके लिए ऐसा कहते थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और शिक्षक नेता भी हैं, वो तब आपको कहते थे कि ये असली कर्मचारी नेता नहीं। अब आप उनके ऊपर कह रहे हैं। एक ऐसा कर्मचारी से जुड़े संगठन क्यों अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं एक मंच पर, जब सबकी मांग ही एक है, प्रमुख मांग तो एक ही है? वो तो एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं? क्या कोई उसमें भी अड़चन है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ा सटीक सा बताऊं, असली और नकली की बात कहाँ से आती है? असली वो होता है जिसके साथ कर्मचारियों का समर्थन होता है। अगर मैं अपने अध्यक्ष एज ए हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष की बात करूं, मैं 4थी बार जीता हूं और बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमारा चुनाव होता है। और हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन एक ऐसा संगठन है जिसमें इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है। और उसी तरह से जो बाकी एफिलिएट्स हमारे पास है, जिस तरह से आप जो संगठन में जुड़े लोग हैं, अब महासंघ के महासचिव भी हम चाहेंगे कि आप आए। हीरालाल वर्मा भी जुड़ गए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। ये कद्दावर नेता माने जाते हैं, ये बिजली बोर्ड से आते हैं, इनकी यूनियन काफ़ी सशक्त है और इनके यूनियन से जुड़े मसले ये लगातार हजारों लोगों की, हजारों कर्मचारियों की आवाज़ को बड़ी शिद्दत के साथ, प्रमुखता के साथ सरकार तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं और काफ़ी कामयाबी भी। हालांकि इनका ये भिड़ते भी रहे हैं, टकराव भी रहा है प्रशासन के साथ, प्रबंधन के साथ। बावजूद इसके ये कई मुद्दों को सुलझाने में भी कामयाब, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे वही महासंघ क्यों, अब मौजूदा महासंघ, ये तो हो गया पूर्व महासंघ, मौजूदा महासंघ क्यों टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ? मैं वही आपसे बात कह रहा था। जिस तरह से लोग कहते हैं असली और नकली, असली नकली कुछ नहीं होता है। जहाँ लोगों का, कर्मचारियों का विश्वास है, वो असली होता है।
अगर फिर मैं असली की बात आपसे कही, मैंने अपनी बात कही, हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में चुनाव होते हैं। और जो जैसे भी आपने वर्मा जी की बात की या कोई और संगठन हमारे, इस जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, इसमें सारे ही अपने डिपार्टमेंट्स के, अपने जो संगठन के मुखिया है, चुने हुए पदाधिकारी है, प्रधान जनरल सेक्रेटरी है। हमने इसमें कोई ऐसे नहीं कोई एरा गेरा नतु गेरा खड़े करके इसको संगठन को शेप दी है। इसमें सारे इलेक्टेड डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए पदाधिकारी है। तो असली और नकली को कहना तो बड़ी बात की बात है। और दूसरी बात कहते हैं कि भी कौन असली है, असली वो होगा जिसको एफिलिएशन मिलेगी। आपके परिप्रेक्ष्य में आम जो भाषा होती है कि जिसको महासंघ सरकार की मान्यता मिलेगी, वो असली हो जाएगा, दूसरा लेकिन नकली हो ये जाएगा। महासंघ जो मौजूदा महासंघ है सरकार समर्थित 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक ही त्रिलोक ठाकुर का है, अध्यक्षता एक ही प्रदीप ठाकुर का है। इनका ये कहना है कि ये तो कह रहे हैं कि उनके साथ ही बैठक होगी, मान्यता इनको ही मिलेगी। महासंघ के बारे में ये कहा जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग इकट्ठे हो गए हैं और आपका उसमें संगठन और शिक्षक इकट्ठा हो गए। जो महासंघ में नहीं आते थे वो भी महासंघ में आ गए। मैं इस बात का जवाब आपको अभी नहीं दूंगा। हमारी नोटिफिकेशन जारी होने वाली है, उसमें कितने डिपार्टमेंट के कौन कौन लोग उसमें पदाधिकारी हो गए, ये खुलासा आपको उस नोटिफिकेशन के दिन हम जरूर करेंगे। किस डिपार्टमेंट का कौन सा एनजीओ का पदाधिकारी हमारी नोटिफिकेशन का पदाधिकारी है और कौन सा पदाधिकारी है, ये विस्तृत हम आपको पूरी स्टेट बॉडी की नोटिफिकेशन जारी होगी तब हम बताएंगे कौन सा असली है, कौन सा नकली है, कि हमारे पास कॉर्पोरेट है इसमें या डिपार्टमेंट्स है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स और सारे कॉर्पोरेट्स और सारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग है उन सब के संगठन कहीं इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ का हिस्सा तो नहीं बन रहे आज। मैं आपका ध्यान कहीं इधर ले जाना चाह रहा हूँ। मैं दावा है कि 70 संगठन लगभग आपके महासंघ के साथ जुड़े हुए हैं और उनका ये दावा है, वो भी दावा करते हैं कि ज्यादातर कर्मचारी तो उनके महासंघ के साथ, दोनों ही महासंघ, दोनों ही गुटिया बराबर ये दावा करते हैं कि असली महासंघ तो वो है। देखिए डॉक्टर साहब, हमने पहले भी आपको बात कही, इस जंग में हम नहीं जाएंगे। मैंने आपको कहा कि एनजीओ का मतलब एक नॉन गैजेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं थोड़ा पीछे अगर ले जाऊँ आपको ना, पिछली लड़ाइयों के बारे में ले जाऊँ, 1984 की लड़ाई हुई है, 1982 की लड़ाई हुई है। उन लड़ाइयों जो कर्मचारी, उसमें एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी हुआ करती थी। उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंदर एक एनजीओ भी एक उसमें एफिलिएट था। 1992 तक एनजीओ जो है एक एफिलिएट था। उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर थे, उसमें जो कॉर्पोरेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो लोग थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया हुआ है। उसमें टीचर्स यूनियन के हमारे जो इस हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के जो पदाधिकारी क्या जो फाउंडर मेंबर है हरीश कुलेरी जी, आज भी जिंदा है, जो 25 साल तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो इसकी एक मेन कड़ी थी उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी की। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग थे, उसमें अधिकारी भी थे। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। उन्होंने यहाँ पे, अगर आपको बताऊं मैं, जो हमारा रिपोर्टिंग रूम है मॉल रोड पे, वहां से भाषण दिया है 1982 की अगर बात कहूँ मैं। यहाँ पे उन्होंने जो हमारा एसपी बैठते थे यहाँ पे, एसपी साहब के सिर के ऊपर से भाषण दिया है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जो 1982 की आपकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1992 में शांता कुमार के टाइम जो है, ये एनजीओ जो एक अलग एफिलिएट था जेएसी का, उन्होंने अलग से जेसीसी की बैठक ले ली। पहले सबके साथ होती थी। मुझे लगता है कि वो वक्त दोबारा फिर से चला गया। मैं फिर भी आपसे कहा था कि एनजीओ के दायरे में, एनजीओ जो कर्मचारी है 35 से 40 हजार कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं। और मुझे लगता है कि जितने कर्मचारी उनके साथ है, उससे ज्यादा कर्मचारी और उससे ज्यादा पदाधिकारी जो हमारे इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ में आज की डेट में है। इसका खुलासा भी समय आने पर हम आपको कहेंगे। पर लेकिन आज बात असली और नकली की नहीं है, आज बात मान्यता की नहीं है। आज बात यह है कि कौन सा कर्मचारी वर्ग, कौन सा कर्मचारी नेता जो है कर्मचारियों की बात को लेके चला है, किसके साथ लोगों का विश्वास है। इसी आधार पर आपने सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ के आंदोलन को, खैर वैसा आंदोलन तो नहीं हुआ था, लेकिन जनरल हाउस के तौर पर एक आंदोलन हुआ था, उस पर क्या आपकी क्या टिप्पणी? बिल्कुल, जो सचिवालय कर्मचारी थे वो भी 1992 तक जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य हुआ कर, एफिलिएट्स थे उसके। उन्होंने भी उसमें संघर्ष किया था पहले। इसी के मद्देनजर जो है, जब हमारी जो ज्वाइंट फ्रंट था हमारी जो वार्तालाप हुई इस फ्रंट की, तो ये निष्कर्ष निकला कि वो पहले भी एफिलिएट थे और जो हमने 2022 में बनाया था तब भी वो हमारे साथ जुड़े थे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए मध्यस्थता करें। और ये हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हम बड़ा साफ शब्दों में कह रहा है, कोई हमारे काम को मान्यता दे ना दे, कोई ये बोले कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने कोई उस जो गतिरोध था, उस गतिरोध में कोई अहम भूमिका निभाई है कि नहीं निभाई है, वो उनका अपना सोच है, उनका अपना नजरिया है। पर लेकिन हमने दिल से बहुत ज्यादा मेहनत की है। हमने 25 मिनट तक मुख्यमंत्री से इस बात को लेके चले हैं कि भाई आपको गतिरोध को तोड़ना पड़ेगा, आपको डायलॉग करना पड़ेगा, उनको बात खरी खोटी भी सुना। हाँ, बहुत कुछ बातें हुई है, उससे बहुत सारी चीजें हुई है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि अगर वो कर्मचारी तुम्हारी बात को मानते हैं, तुम इतनी पैरवी कर रहे हैं, तो उनसे कल का 17 तारीख का स्टेशन पोस्टपोन कराओ, उसको बंद कराओ, मैं वार्ता करूंगा।
तो उन्होंने भी उस बात को माना, पर लेकिन मीडिया के सामने अगर वो बात को नहीं मान रहे, उस बात को नहीं उनको एहसास हुआ, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आज मुद्दे कर्मचारियों के हैं, बात सिर्फ कर्मचारियों के मुद्दों की बात करनी है। हमारे को डीए चाहिए, एरियर आपके चाहिए। पास हम आएंगे, आपके पास दोबारा आएंगे। हम हरियालाल वर्मा का रुख करते हैं। ओपीएस मिल गई और कर्मचारियों को मिल गई, आपके बिजली बोर्ड को अभी भी ओपीएस नहीं मिल पा रही। ये अब तो हम कर्मचारी महासन की ओर से कहना चाहेंगे जी। कि अब तो बिजली बोर्ड भी है और एमसी भी है और हमारे पंचायत राज जिला परिषद की जिला परिषद। वो भी इससे वंचित है। तो अब तो हम सामूहिक रूप से जो लोग बचे हैं स्टेट में जिनको ओपीएस नहीं मिली, हम सबकी मांग कर रहे हैं। बिजली बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन लागू हुई है वो 1974 में लागू हुई है और सीसीएस पेंशन 1972 जिसको हम पुरानी पेंशन सिस्टम से मानते हैं, तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट में भी 1974 में लागू हुई है। और जितने कर भी संशोधन 1974 के बाद सीसीएस पेंशन 1972 में गवर्नमेंट ने किए हैं, सारे संशोधन बिजली बोर्ड में लागू हुए हैं। उसका एक 2003 भी हिस्सा था जिसमें नई पेंशन सिस्टम बिजली बोर्ड में आया, तो रातों रात बिजली बोर्ड में लागू हुए हैं। लेकिन अब दुख की बात है कि जो संशोधन अब 1 अप्रैल 23 में हुआ था, जिसके तहत पुरानी पेंशन सभी महकमे को दी थी, जहाँ सीसीएस पेंशन 1972 था, वो बिजली बोर्ड में लागू नहीं किया गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि भी कानूनी तौर पे भी आप उसको ज़्यादा देरी तक रोक पाएंगे, क्योंकि अभी भी टेक्निकली उसमें बहुत सारे दिखते हैं। क्योंकि आज की डेट में आप देखें, हम लगभग 49 करोड़ का जो एम्प्लॉयर शेयर है एनएसडीएल में जमा कर रहे हैं, 49 करोड़ है ना जी। और हम गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट एक साइड बोल रही है कि हमारा एनएसडीएल का पैसा वापस आए, और दूसरी साइड वही गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसी का इंस्टीट्यूशन है, उसी का पब्लिक सेक्टर है, वो पैसा वहाँ एनएसडीएल में दे रही है। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को चिंतन करना चाहिए। उसका स्टैंड कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी है कि एक साइड आप पैसा वापस मांग रहे हैं, दूसरी साइड आप जमा कर रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को सरकार तो ये कह रही है 9,000 करोड़ से अधिक का है पैसा, वो वापस नहीं आ पा रहा, लगातार रोज बयान आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली वो जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका एम्प्लॉयर शेयर का पैसा इससे ज्यादा है, तो 12,000 इंटरेस्ट से मिलाकर के 12,000 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन मैं बिजली बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बिजली बोर्ड में भी देखो ना, गवर्नमेंट का पैसा वापस मांग रहे हैं, लेकिन आप अपने इंस्टीट्यूशन से वहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, तो गलत है ना वो, क्योंकि कंट्राडिक्टरी है। अब कितने कर्मचारी है जिनको ओपीएस नहीं मिल पा रहा है? एक तो बिजली बोर्ड हुआ, और कितने आपके कर्मचारी, कितने ये संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर अभी ओपीएस नहीं मिल पाई है? मुझे लग रहा है जो अभी जो हमारा बिजली बोर्ड में लगभग 6200 लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल पात्र हैं, और 600-700 करोड़ एमसी में जो आपका रूरल अर्बन डेवलपमेंट महकमा है, एनएसी है, एमसी है, नोटिफाइड कमेटी, जो सारी जिसमें कर्मचारी 600 लोग हैं, और शायद फिर जो जिला परिषद के लोग भी वो भी 100 में होंगे, तो लगभग 3,000 लोग हैं, मतलब 3-4 हज़ार लोग होंगे। नहीं, जब सबको मिल गई तो कहाँ, आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है? क्योंकि लगातार सरकार ये कहती है कि वो कर्मचारी हितैषी है, कर्मचारियों की हित सर्वोपरि है, बावजूद इसके ओपीएस बिजली बोर्ड तक में लागू नहीं हो पा रहा। मुझे लग रहा है ठीक है जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जो ओल्ड पेंशन सिस्टम उन्होंने बहाल किया है, उसके लिए हम भी उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको हम बोल रहे भेदभाव है, कि आपने सारे सेक्टर जहां ओपीएस आपका ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो बहाल कर दिया, लेकिन कुछ सेक्टर आपने चुनिंदा सेक्टर छोड़ के रखे हैं, जबकि वहां भी कानूनी तौर पर आपको सीसीएस पेंशन 1972 उसकी अमेंडमेंट लागू करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, और करनी भी 2003 से पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा कि वो 26 में करेगा तो थोड़ा पैसा बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, उसको 2003 से लागू करनी पड़ेगी। अब आपको आपके पहले बिजली बोर्ड से करते हैं, कौन से लगभग 2 साल सरकार को सत्ता में आए हुए हो गए, कौन से प्रमुख मुद्दे, पहले आपका टकराव हुआ कई मुद्दों पर, फिर आपने मुद्दों को सुलझाया भी, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो प्रदेश हित के आपने उठाए? मुझे जो मेरा आकलन है, हम अगर पिछले 2023 का देखें, जैसे सरकार आई तो सरकार में कुछ ब्यूरोक्रेसी जो प्रदेश सरकार में, अब हो सकता है कुछ लोग आज भी हैं, कुछ लोग उस टाइम थे, तो उन्होंने बिजली बोर्ड के बारे में गलत आंकड़े देना शुरू कर दिए। और आते ही जब गवर्नमेंट, अब देखो आप सब जानते हैं कि ओपीएस के नाम पे सरकार हमें लाई है, और आते ही जो ब्यूरोक्रेसी उन्होंने बिजली बोर्ड को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले क्या बोला, जनरेशन को अलग कर दो, ट्रांसमिशन को अलग कर दो, और उसके बाद होल प्रोजेक्ट उसको छीन लिया गया। उसके बाद 4 और परियोजना थी, उसको बिजली बोर्ड से छीन लिया। उसके बाद एक ड्रग पार्क आया, वहाँ बोला जी प्राइवेट प्लेयर पार्टी वहाँ बिजली देगा, और इसके साथ साथ एक नया एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बना दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे किए जो इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने की कोशिश की थी, और उसके लिए हम सरासर दोषी जो तत्कालीन एमडी बिजली बोर्ड में थे उनको मानते हैं। आज आप देखेंगे बिजली बोर्ड को 4 परियोजनाएं दी गई थी, और 4 परियोजनाओं का काम उसने पहले पीसीएल को सौंपा, फिर टेक्निकली वापस करना पड़ा, और उससे लगभग 580 करोड़ का जो ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता उसका नुकसान था। कहा जो परियोजना बिजली बोर्ड शुरू कर रहा है, लेकिन जो 1.5 साल का डैमेज है, नुकसान है, लॉस है स्टेट को, बिजली बोर्ड को, उसकी भरपाई किससे होगी? हम तो कहेंगे, मांग भी करेंगे, जो अधिकारी इसके लिए दोषी उसकी रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो राज्य का पैसा है। और वहीं यही नहीं,
बाकी चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें उसके ऐसे उनके जो तत्कालीन मैनेजमेंट उनके ऐसे फैसले हैं जिन्होंने बिजली बोर्ड को बहुत नुकसान पहुंचाया और आज उसकी भरपाई बिजली बोर्ड को करनी पड़ रही है। तो हम कहेंगे जो अभी अधिकारी उस दौरान रहे हैं जिनके कारण बिजली बोर्ड को डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उनसे होनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे स्मार्ट मीटरिंग है बिजली बोर्ड में शुरू हुई है। तो मुझे लग रहा है जो अगर हम हमारा पूरा अनुभव देखें, 2 साल का अनुभव देखें जो वर्तमान सरकार का, तो उसमें खट्टे मीठे दोनों हैं। वो ठीक है, ओपीएस आपके राज्य में मिली है लेकिन हमें नहीं मिली है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हुई है कि बिजली बोर्ड को चलो पहले तो पेंशन सैलरी मिली है या बिजली बोर्ड को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए आपने इंडस्ट्री की सब्सिडी खत्म की है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी है जिन्होंने बिजली बोर्ड को बहुत घात पहुँचाया है। तो ये मेरा कहना है। अब कर्मचारियों से जुड़े मसले, क्योंकि आप महासंघ भी, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अहम पद पर ही आपको जिम्मेवारी दी गई है। कर्मचारियों के मुद्दे, क्या पहला सवाल थी कि क्या कल तनख्वाह मिलेगी जैसा सरकार ने कहा, और पेंशनरों को 9 तारीख तक का क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, उससे वो बहुत नाराजगी, उनमें हमने बातचीत भी की थी पेंशनर से, वो बहुत नाराज है। मुझे लग रहा है सिंपल जी, आप अगर देखेंगे आपने तो 11 जनवरी का बड़ा इवेंट बिजली बोर्ड का समारोह उसका आपने कवर किया था और उस टाइम यही किया था। बिजली बोर्ड ने क्या किया था कि पहली को क्या बोला जी आपको कर्मचारी को सैलरी दे देंगे लेकिन पेंशन को पेंशन जो बाद में देंगे जब पैसा आएगा। लेकिन कर्मचारियों ने उसका पुरजोर के विरोध किया। हमने कहा अगर आपने पेंशन देनी है तो जिस दिन आप पेंशन देंगे उस दिन हम सैलरी देंगे, तब तक हम भी सैलरी देंगे। हमने कहा सैलरी पेंशन दोनों, क्योंकि कर्मचारी को आप, इससे क्या होता है जो पेंशनर उनके एक गलत मैसेज आता है कि यार हम अगर टायर्ड है या टायर्ड है, सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का फैसला गलत है कि जो गवर्नमेंट ने कर्मचारियों को सैलरी का डे अलग किया है और पेंशनर का अलग किया है। और मुझे लग रहा है उतनी ही अहमियत जो हमारे पेंशनर है, जो प्रदेश का ढांचा है, उसी उन्हीं करके बना, उनकी मेहनत है, उनका श्रम है। तो एक ही दिन में दोनों को पेंशन और एक ही दिन में हो। अब अनुबंध कर्मियों का साल में 2 बार ही रेगुलर होते थे, लेकिन अब नहीं हो पा रहे। आपने इस मुद्दे को उठाया, क्या आपको लगता है कि ये जल्द सुलझने वाला है? देखिए, हमने 20 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को संयुक्त कर्मचारी महासंघ के लेटरहेड पे दिया है। उस दिन हमने डिटेल से बात की थी कि हम चाहते हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा हो। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तीव्र गति से उसको हल करने की जरूरत है। जिसमें ये एक मुद्दा था कि 30 सितंबर आने वाला है। पहले कर्मचारी 2 बार नियमित होते थे, एक 30 सितंबर की कट ऑफ डेट थी, एक 31 मार्च की थी। तो अब ये जो व्यवस्था बनी है उससे कर्मचारी में भारी रोष भी है। हम बड़ा स्पष्ट शब्द में बोलने वाले आदमी हैं। तो हम चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लगभग सारे विभाग, डिपार्टमेंट, बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेट सबको मिलाए तो लगभग 3 से 4 हज़ार कर्मचारी है जो अभी नियमित होने हैं। तो उससे कितना फर्क पड़ जाएगा। एक रूटीन व्यवस्था जब आपकी तो उसको बहाल किया जाए। तो ये बहाल अभी होनी चाहिए। हम तो इसके अगर माननीय मुख्यमंत्री से समय मिलता है तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 30 सितंबर वाली कट ऑफ डेट अभी इसको बहाल की जाए, और सभी इस मांग को कर रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा जो पदोन्नति का मुद्दा भी हो गया, आपने उठाया उसमें, ये पदोन्नति का मुद्दा कि ये कहाँ अड़चन, इसमें क्या देखिए डॉक्टर साहब, 3 दिन से मैं लगातार, अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, हमारे आज बहुत सभी विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, हर जगह, हर सेक्टर में बहुत सारी रिटायरमेंट्स हुई है। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर सबको मिला के करूँ तो 200 के आसपास लोग ऐसे हो गए जिसके जो प्रमोशंस के ऊपर बैठे थे, क्योंकि किसी भी विभाग में बड़े लंबे समय से पदोन्नतियाँ नहीं हो पा रही है। व्यक्ति पदोन्नति के इंतजार में बैठा है 6 महीने से, 1 साल से, उसकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है और वो रिटायर हो गया आज। तो किसकी गलती है आप बताएं मुझे? उस कर्मचारी की तो नहीं जिसने पूरी जिंदगी अपने इस सोच के साथ ईमानदारी से विभाग में, बोर्ड में, निगम में सेवाएं दी कि मेरे को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेरा एक स्टेटस होगा, मेरे को पेंशन के लाभ होंगे और चीज़ें होगी। हर आदमी अपने स्टेटस को चाहता है। एक अधिकारी, अगर मैं बात करूं HS, IS या कोई बड़े अधिकारी की बात करूं, तो एक दिन के लिए भी उसकी पदोन्नति होती है, तो उसकी रिटायरमेंट होती है। तो वो प्रक्रिया हम भी चाह रहे थे। मैं 2-3 बार, हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री हमारे बाहर थे, उनसे मैं लगातार दूरभाष के माध्यम से बात करा था, मोबाइल पर उनसे बात हो रही थी, मैं उनको मैसेज करा था। शिक्षा मंत्री जी को, CM साहब को मैंने मैसेज भेजे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो है अपने राजीव जी को मैं बात करा था कि भाई जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं उनको तो कम से कम पदोन्नति का लाभ, प्लेसमेंट दे दी जाए। एक दिन के लिए उनको बना दिया जाए तो उनको एक स्टेटस मिल जाएगा। तो इस दिशा में हमारे जो प्रिंसिपल प्रमोट होने थे, 8-10 लोग होने थे, तो वो भी वंचित रह गए, और डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग बहुत सारे रिटायर हो गए। तो पदोन्नतियों का जो मामला है, ये हर विभाग का फंसा हुआ है। हर विभाग पदोन्नति चाह रहा है, हर व्यक्ति जो एलिजिबल है वो पदोन्नति के लिए अपनी राह देख रहा है। तो हम मांग कर रहे हैं बार बार, और ये बड़ा प्रमुखता से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है सभी विभागों की पदोन्नतियाँ, सूचियाँ जारी कर दी जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महासंघ के दोनों अहम ओहदेदार थे। इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने जल्द इनकी मांगों को, खासतौर पर DA की 2 किस्तें जारी नहीं की, तो ये फिर से आंदोलन कर सकते हैं। भारत देख रहे हैं आप।